यस सर। सो जो नेक्स्ट सेक्शन है दैट डील्स विद कंडेंसेशन। और कंडेंसेशन आपको याद होगा कि मैंने आपको एक प्रीव्यू दिया था कि कंडेंसेशन बेसिकली फॉर्मेशन होती है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स जब हैं दे आर कंबाइंड टुगेदर बाय द रिमूवल ऑफ वाटर, उसको क्या नाम दिया जाता है? कंडेंसेशन। आई रिपीट, इन पर्टिकुलर यहाँ पे जो अभी हमने हाइड्रोलिसिस किया है ना, हाइड्रोलिसिस का में हमारे पास क्या आया था? कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल्स आए थे। ठीक है, अगर हम इसका रिवर्स प्रोसेस कर दें, हम लोग इसके अंदर इसका रिवर्स प्रोसेस कर दें कि सच दैट हम कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल्स को कंडेंस कर दें इन सच अ वे दैट कार्बोक्सिलिक एसिड का OH एंड अल्कोहल्स का H को रिमूव कर दें, तो जो इनके दरम्यान में बॉन्ड फॉर्म होगा C डबल बॉन्ड O एंड O के दरम्यान में जो फॉर्म होगा इसको कंडेंसेशन कहा जाता है। ठीक है, आई रिपीट, फॉर्मूला क्या था? CH3 C डबल बॉन्ड O OH प्लस OH ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है, अब इसका H और इसका जब OH रिमूव होगा, जब ये कंबाइन होंगे हमारे पास जो C डबल बॉन्ड O, अब ये देखो ये वाला बॉन्ड किसके साथ जाके फॉर्म होगा? ऑक्सीजन के साथ। ये ऑक्सीजन के साथ जाके फॉर्म हो गया और पीछे वाला एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो ये जो कंडेंसेशन हुई है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल्स की, इनको कंडेंसेशन रिएक्शंस कहा जाता है और इनकी प्रोडक्ट में जो हमारे पास फॉर्म होते हैं उनको एस्टर्स कहा जाता है। ओके, और वो याद होगा आपको, ये मैंने आपको बताया था कि अल्कोहल्स का नेम पहले आता है और कार्बोक्सिलिक एसिड्स का बाद में आएगा, तो इसका नाम क्या बनेगा? इथाइल एथेनोइक एसिड। कॉज इसके पास भी दो हैं, इसके पास भी दो हैं, तो इथाइल एथेनोइक एसिड इसका जो है वो नेम बनेगा। उसके बाद जो थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन है वो ऑक्सीडेशन होता है। थर्ड टाइप कह रहा हूँ, नेक्स्ट टाइप जो रिएक्शन होगा वो ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन से क्या होता था? अल्कीन्स, वो आपने 10th में भी पढ़ा हुआ है। और इसमें एडिक्शन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये चीजें पड़ी थी सर। हाँ, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीडेशन की वजह से क्या होगा हमारे पास? कार्बोक्सिलिक सो एसिड। बेसिकली ऑक्सीजन। ठीक है, यस सर। कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होता है हमारे पास जब हम अल्केन्स की या सॉरी अल्कोहल्स की जब ऑक्सीडेशन करते हैं, अल्केन्स वाले से बोल दिया, अल्कोहल्स की जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारे पास क्या फॉर्म होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होता है। हमारे वो जो 10th में था ना, वो सीरीज सी अल्केन्स के अंदर से अल्केन्स की हाइड्रेशन करें तो हमारे पास वाटर आ जाता है, सॉरी अल्केन्स की हाइड्रेशन करें, आपने ये पढ़ा कि अल्केन्स की हाइड्रेशन की जाए तो, सॉरी डिहाइड्रेशन की जाए तो हमारे पास अल्कीन्स आ जाएगा। अल्कीन्स की हाइड्रोलिसिस, इसकी हाइड्रोलिसिस करें तो हमारे पास अल्कोहल्स बन जाएंगे एंड अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन करें तो मेरे पास क्या आ जाते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड्स आ जाते हैं। तो जब हम अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशंस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? उसके रिजल्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा। और ये हमारे पास कौन सा एसिड फॉर्म हो रहा है? मेथनोइक एसिड। नॉर्मली एसिडिफाइड सॉल्यूशंस को ही यूज किया जाता है, वही एज अ कैटलिस्ट जो है वो एक्ट करते हैं हमारे पास। ठीक है, सो एक दफा क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं। हम लोगों ने फ्री रेडिकल रिएक्शन पढ़ा, जिसके अंदर जो फ्री रेडिकल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोलिटिक के अंदर, तो ये अल्कीन्स का रिएक्शन होता है। जो हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है वो अल्कीन्स का रिएक्शन होता है। जो एलिमिनेशन रिएक्शन होता है वो नॉर्मली हमारे पास जो है अल्कोहल्स के लिए हम उनको डील करते हैं। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो हमने डिस्कस किया था कि सब्स्टिट्यूट हो जाता है हमारे पास उसके अंदर, और साथ में हमारे पास एक और प्रोडक्ट फॉर्म होती है। और फिर हम लोगों ने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ा था, उसके अंदर भी हमने कहा था एडिशन एज द नेम इंडिकेट्स के एडिशन होती है। और फिर हाइड्रोलिसिस में क्या होता है? अल्कोहल्स बनते हैं हमारे पास,
अब ये डिपेंड करता है, नॉर्मली हम हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्कीन्स की बात करते हैं तो अल्कोहल्स बनते हैं। इसने यहाँ पे जो रिएक्शन डिस्कस किया हुआ है, उसने उसमें क्या किया हुआ है, उसने हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स की हुई है, तो हमारे पास जो है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल्स उसकी वजह से जो है वो फॉर्म हो गए। फिर कंडेंसेशन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हुए हैं हमारे पास। तो और रिडक्शन रिएक्शन हमारे पास क्या होगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन, हाँ, रिडक्शन का मतलब क्या होता है? एडिशन, हाँ सॉरी, आपने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन बोला, हाँ हाँ सॉरी, मुझे लगा मैंने यस क्या सर। बोला। वो जो रिडक्शन का बेसिक मीनिंग होता है वही कार्ब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी होता है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इनटू द कंपाउंड। तो ये इन्होंने यहाँ पे कौन सा डिस्कस किया हुआ है? एल्डिहाइड बनता है हमारे पास, सी डबल बॉन्ड ओ एच, एल्डिहाइड बनता है ना। याद नहीं। आपको यही तो याद रखने हैं, एल्डिहाइड ही बनता है। बस सर ये करूंगा याद आज। फ्री जो रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इनके अंदर सबसे पहला रिएक्शन उसने आपको जो है वो उस एल्केन्स का दिया हुआ है। इसमें क्या होता है, क्लोराइड आयन ऐड होता है, साथ में हमारे पास HCl आ जाता है। इस तरीके से इवेंचुअली इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट सारे रिएक्शन हो जाते हैं, क्लोरीन ऐड होते रहते हैं, हाइड्रोजन रिमूव होते रहते हैं, इवेंचुअली सारे हाइड्रोजन रिमूव हो जाते हैं और उनकी जगह पे आके क्लोरीन की प्लेसमेंट हो जाती है। उससे क्या है, इनिशिएशन ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, सबसे पहले फ्री रेडिकल फॉर्म होगा। वो फ्री रेडिकल क्या करेगा, इससे हाइड्रोजन की रिमूवल करवाएगा। और फिर यहाँ पे हमारे पास दोनों रिएक्शन साथ साथ चल रहे होते हैं कि जो अब यहाँ पे रेडिकल फॉर्म हुआ है, अब ये कौन सा आएगा, ये न्यूक्लियोफिलिक होगा या हाइड्रो इलेक्ट्रोफिलिक होगा? CH3 हमने क्या पढ़ा था, न्यूक्लियोफिलिक है या इलेक्ट्रोफिलिक है? CH3 पॉजिटिव होता है ना, अल्काइल ग्रुप है ना, तो सी ओह एच थ्री यस क्या सर। होगा, पॉजिटिव होता है। ठीक है, इट वुड बी एन इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप। वो Cl जो हमारे पास फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ है उसके साथ इमीडिएट क्या करेगा, रिएक्शन बनाएगा और हमारे पास एक फ्री रेडिकल दे देगा Cl का। वो Cl क्या करेगा, वो फर्दर H को रिमूव करेगा और इस तरीके से हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक जो है वो प्रोडक्शन होती रहेंगी। तो ये देख सकते हो, द मिथाइल फ्री रेडिकल में अटैक ऑन क्लोरीन मॉलिक्यूल टू जनरेट क्लोरोमीथेन एंड क्लोरीन फ्री रेडिकल। अब क्लोरीन फ्री रेडिकल क्या करेगा, वो अटैक करेगा इसके ऊपर, ठीक है, और हमारे पास एक क्या बना देगा, न्यूक्लियोफिलिक बना देगा। So if excessive chlorine is used in this reaction, then all hydrogen atom of methane will be successfully replaced by to finally produce tetrachloromethane as follows। अभी इसमें सारे जो मैंने आपको बताया ना, आहिस्ता आहिस्ता सारे हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे और हमारे पास क्या होता है, उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, टेट्राक्लोरोमीथेन आ यस जाएगा। सर ये पढ़ा हुआ आप था। ये अल्केन्स का ओनली रिएक्शन आपने जो है वो पढ़ा हुआ है। ये टर्मिनेशन के अंदर वो ये बात बोल रहा है, इन दिस स्टेप एनी टू, अब चूंकि देखो Cl नेगेटिव और CH3 पॉजिटिव जो है ये वन स्टेप बाय स्टेप बन रहे हैं ना, तो इनमें से कोई भी दो रेडिकल्स रिकम्बाइन होके दोबारा से बना सकते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक बन रहे हैं और यहाँ पे दो न्यूक्लियोफिलिक मिलके इथेन बना रहे हैं। इनको हम न्यूक्लियोफिलिक क्यों कहेंगे, क्योंकि दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इसको हम इलेक्ट्रोफिलिक क्यों कहेंगे, सॉरी मैं इनको इलेक्ट्रोफिलिक क्यों कह रहा हूँ, न्यूक्लियोफिलिक ये हैं, इलेक्ट्रोफिलिक ये हैं, उल्टा बोल दिया मैंने। ठीक है, तो इवेंचुअली चूंकि हमारे पास इनकी एग्जिस्टेंस होती है क्लोराइड आइंस की इन द सॉल्यूशन, तो दे आल्सो कंबाइन टू गिव ये जिसको टर्मिनेशन डेथ कहते हैं फ्री रेडिकल्स की। तो फ्री रेडिकल्स जो है इवेंचुअली रिएक्शन के अंदर आहिस्ता आहिस्ता क्या होते रहता है, हम जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो साथ साथ खत्म भी होते रहते हैं। अब फ्री रेडिकल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के अंदर उसने वही पॉइंट्स दोबारा से रिपीट किए हैं। तो इफ आई जस्ट शो यू द रिएक्शंस, तो उसमें आप यू कुड क्लियरली सी कि ये हमारे पास क्या है, ब्रोमोइथेन है, इसके साथ OH है, तो OH नेगेटिव है हमारे पास, तो ये कौन सा होगा, इलेक्ट्रोफिलिक होगा न्यूक्लियोफिलिक होगा? सर न्यूक्लियोफिलिक होगा सर। नेगेटिव चार्ज है ना, तो ये किसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, पॉजिटिव। तो ये क्या करेगा, इससे वाटर को रिमूव करेगा, H पॉजिटिव, और हमारे पास क्या बनेगा, H2। और अब ये Br क्या बनना है हमारे पास, न्यूक्लियोफिलिक ये आ गया हमारे पास, और हमारे पास इथीन आ गया। सो elimination reaction involves removal of atom or group of atom in the form of molecular form from two consecutive carbon atom, consequently we get an unsaturated
molecules with small molecules mostly with water and hydrogen क्लोराइड हमारे पास बनता है। अब यहाँ पे भी ये न्यूक्लियोफाइल है, ये कार्बन के साथ जाके क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोगों को दे रहा है और Br को क्या कर देगा, यहाँ से रिमूव कर देगा। OH ने जाके इसके साथ कार्बन के साथ अटैच हुआ और Br को क्या कर दिया, आउट कर दिया। ऑब्वियसली ये इंटरमीडिएट रिएक्शंस होते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट्स के अंदर। आपको पता है इक्विलिब्रियम स्टेट में कुछ ऐसे रिएक्शंस भी हो रहे होते हैं जो हम लोगों ने केमिकल वो पीछे पढ़े थे ना, इंटरमीडिएट रिएक्शंस जो होते हैं जिनको हम रिएक्शन के अंदर यस सर। मेंशन आउट नहीं करते होते, बट रिएक्शन की वो उसको क्या वर्ड था मेरे जहन से निकल गया, टाइम, मतलब टाइम कांस्टेंट वही डिसाइड करते हैं उस तरह के रिएक्शंस, ठीक है। अब ये इंटरमीडिएट रिएक्शन है हमारे पास, तो होगा क्या कि जब OH आके अटैच होगा वो इसको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, क्योंकि अब रिपल्शन बढ़ जाएंगी। तो ये जब क्लोजर टुगेदर आएंगे, अब ये देखो ये यहाँ पे शिफ्ट हो गए इस तरफ, इनकी बॉन्डिंग, तो Br नेगेटिव क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो इसमें उसने लिखा हुआ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल अटैच ऑन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। अब इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन का मतलब क्या है, दिस कार्बन हैज अ, अब क्यों बना ये इलेक्ट्रोफिलिक, ये देख सकते हो क्योंकि इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। Br बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो अपने तरफ नेगेटिव पोलैरिटी ले आएगा, कार्बन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो बीइंग पॉजिटिव इट हैज अ टेंडेंसी टू इलेक्ट्रोफाइल को, न्यूक्लियोफाइल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रोफाइल इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है जब भी हेलोजेंस के साथ फॉर्मेशन होती है बॉन्ड की। ये आप देखो कितने सारे कॉन्सेप्ट एक ही टॉपिक में आके लग रहे हैं। यस सर। बात समझ में आई कि कार्बन और हेलोजेंस के दरम्यान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, जिसकी वजह से पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोलैरिटी जनरेट होगी। कार्बन पॉजिटिव होगा, ब्रोमीन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो अब पॉजिटिव होने की वजह से वो क्या बन गया, इलेक्ट्रोफिलिक, तो वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमें दे सकता है विद एन इलेक्ट्रोफाइल। तो ये अब ये इलेक्ट्रोफिलिक हो गया। न्यूक्लियोफिलिक इसको क्या करेगा, अटैक करेगा, कॉज इट नीड्स अ लोन पेयर, इट नीड्स कह रहा हूँ, इट नीड्स एन एम्प्टी स्पेस जिसको ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर दे सके। तो OH आके अटैच हो जाएगा और Br नेगेटिव निकल जाएगा। फिर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस आ जाएंगे हमारे पास। तो जैसे ऊपर न्यूक्लियोफिलिक था, इसमें इसके क्या हो रहा होगा, ऑपोजिट हो रहा होगा हमारे पास। इसमें नॉर्मली डबल बॉन्ड की वजह से हमारे पास जो है वो, फिर ये जो हम लोगों ने ऊपर न्यूक्लियो HBr के एडिशन पढ़ी थी ना, ये अल्कीन्स मोस्टली इस टाइप ऑफ रिएक्शंस रहते हैं। तो एज द नेम इंडिकेट्स, जैसे मैंने भी बोला कि एज द नेम इंडिकेट्स सच रिएक्शंस इन्वॉल्व अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन मल्टीपल बॉन्ड्स एंड कन्वर्ट इट टू अ सिंगल बॉन्ड। यह हमने ऊपर भी पढ़ा हुआ है, बस यहाँ पे उसने दोबारा रिपीट किया हुआ है। HBr का रिएक्शन है यहाँ पे, ये ये ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन यहाँ पे वो दोबारा इलेक्ट्रोफिलिक को दे रहा है, बट यहाँ पे वो एज अ, ये वही उसने दोबारा रिपीट किया। आई डोंट थिंक सो वी नीड टू गो दैट। उसने डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देता है, आके H अटैच हो जाता है और एक साइड पे आके Br अटैच हो जाता है। आइसोमेरिज्म हम लोगों को पता है, आइसोमेरिज्म के बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, हाउ डू वी डिफाइन आइसोमेरिज्म, जिसका सेम फॉर्मूला होता है बट डिफरेंट, जनरल फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होता है। डिफरेंट होता है। हमारे पास थ्री टू फोर टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म होती है। हमारे पास चेन आइसोमेरिज्म होता है, पोजिशनल आइसोमेरिज्म होता है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म होता है, मेटामेरिज्म होता है और टॉटोमेरिज्म होता है। चेन, पोजिशनल एंड फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म आप ऑलरेडी आप फेमिलियर हो उनसे। जैसे देखो ये भी ब्यूटेन है हमारे पास, यहाँ से हमने एक को उठा के यहाँ पे आके अटैच कर दिया तो ये 2 मिथाइल प्रोपेन बन गया। अब नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन में क्या है, दोनों में इक्वल है, सिर्फ हमारे पास चेन को हमने रीअरेंज कर दिया। तो हमारे पास जो आइसोमेरिज्म की शेप है, चेन आइसोमेरिज्म stem in molecules having same molecular formula but different structure form with respect to the length of the chain। अब पोजिशनल आइसोमेरिज्म में क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को आपने चेंज कर दिया। देखो अब ये दोनों अप्रोक्सीमेटली सेम ही है, ये स्ट्रेट चेन आ रहा है, ये वो ब्रांच चेन बन रही है हमारे पास। बस हमने फंक्शनल ग्रुप पहले फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच था, अब सेकंड कार्बन के साथ अटैच था। तो प्रोपेन 1 ओल एंड प्रोपेन 2 ओल ड्यू टू द पोजीशन ऑफ दैट। फंक्शनल आइसोमेरिज्म वही वाली चीज है जो उसने ऊपर डिस्कस किया, अगर फंक्शनल ग्रुप को आप डिफरेंट जगहों पे पोजीशन कर दोगे तो वो बनेगा। हाँ, इसमें एक एडिशनल पॉइंट ये है
कि फंक्शनल आइसोमेरिज्म के अंदर हमारे पास ये होगा कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हमारे पास कुछ भी चेंज ना हो, लेकिन फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन, अब देखो ये अल्कोहल का ग्रुप है और ये मिथॉक्सी इथेन बन गया, ये सी डबल बॉन्ड ओ वाला चीज बन गई, ठीक है। मिथॉक्सी इथेन तो आपको याद है ना कि ओ की दोनों साइड पे जो चेन होती है, हम जो स्मॉलर फंक्शनल ग्रुप होता है उसको पहले लिखते हैं, जो बिगर फंक्शनल ग्रुप होता है उसको बाद में लिखते हैं। तो आप देखो उसने एच की डिस्ट्रीब्यूशन कर दी, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, और नंबर ऑफ कार्बन काउंट करो तो सी 1 2 3, और हाइड्रोजन 3 और 2 5 6 7 एंड 8, यहाँ पे भी कितने हैं 3 6 7 8। तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में क्या होगा, आपके आपका चेन तो तकरीबन सेम ही रहेगी, बस हमारे पास फंक्शनल ग्रुप की टाइप जो है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप जो है वो चेंज हो जाएगा हमारे पास। डू यू अंडरस्टैंड द फंक्शनल ग्रुप? यस सर। और फिर जो मेटामोरिज्म, सॉरी, मेटामेरिज्म होता है, इसके अंदर हमारे पास बस ये होता है कि वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन चेन इधर साइड्स पे चेंज, जैसे अगर मैं इसको इधर ले जाऊं, इसको इधर ले आऊं, या अगर मैं इसको इधर मूव कर दूं ऑक्सीजन को, ठीक है, तो अब इस साइड पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे इथेन बन जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिथेन बन जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ आपने उसकी पोजीशन को चेंज कर दिया। अगर आप इस फंक्शनल ग्रुप की वो सॉरी उसको चेंज कर दोगे, बाकी सब कुछ जो है वो सेम रहेगा। इसको हमारे पास फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को बस आपने चेंज करना है मेटामोरिज्म के अंदर, कि फॉर एग्जांपल ये है, अब ऑक्सीजन यहाँ पे था, ये क्या बन रहा है, मिथॉक्सी प्रोपेन, ठीक है। लेकिन अब मैं इस ऑक्सीजन को यहाँ पे ले जाऊं, तो अब ये क्या बन जाएगा, इथॉक्सी इथेन बन जाएगा हमारे पास, इथेन बन जाएगा, ठीक है। यस सर। तो ये मेटामोरिज्म होता है, सॉरी मोरिज्म कह रहा हूँ, मेटामोरिज्म। So metamers have same molecular formula but different structure formula with respect to chain on either side of it, ठीक है। और टॉटोमेरिज्म के अंदर क्या होता है कि नॉर्मली ऑक्सीजन जो है वो अटैक अटैक होते हैं उसके अंदर, जैसे ये देखो यहाँ पे ये मेरे पास कौन सा है, ये कीटोन का ग्रुप हो गया हमारे पास, ठीक है। और ये मेरे पास क्या आ गया, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड तो कीटोन्स के अंदर नॉर्मली ये होता है। अब गौर से देखो यहाँ पे, यहाँ से हमने हाइड्रोजन को रिमूव करके इस ऑक्सीजन के साथ अटैच कर दिया और यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दिया, ठीक है। बाकी सब कुछ एज इट इज रहा। हमने क्या किया, इसको यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करके OH को दे दिया, और ये डबल बॉन्ड ये कहाँ पे शिफ्ट कर दिया, वो जिसमें ऑक्सीजन को अटैक किया जाता है बाय हाइड्रोजन, और जो हमारे पास स्ट्रक्चरल चेन आता है उसको टॉटोमेरिज्म का नाम दिया जाता है, ठीक है। टॉटोमेरिज्म इज शोन बाय आइसोमर्स व्हिच डिफर्स विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। Tautomers exist in dynamic equilibrium with respect to one another as an intermolecular migration of proton। मतलब यहाँ से कहाँ पे शिफ्ट हो गया, यहाँ पे। ethyl acid exhibit this type of isomer which is also called keto-enol isomerism। अब ये देखो ये वाला, इसमें कोई चेंज नहीं आया, ये देखो यहाँ पे एज इट इज है हमारे, ठीक है। एक में क्या हो गया, उसने प्रोटॉन इसको दे दिया, ये डबल बॉन्ड कहाँ पे शिफ्ट हो गया, यहाँ पे। इसको क्या नाम दिया जाता है, टेटोमेरिज्म का नाम दिया जाता है। तो अगर हम एक दफा ओवरऑल एक रिव्यू करें इस चैप्टर का, तो हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में क्या चीज पढ़ी थी। अब आई कुड टेक यू स्ट्रेट टू द वेरी फर्स्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर। अब हम उसको बात करते हैं, कैटिनेशन हमारे पास क्या थी, लॉन्ग चेन बनाने की जो लॉन्ग प्रोबेबिलिटी चेन बनने की है एबिलिटी। कार्बन के अंदर, उसको कैटिनेशन कहते थे, जिसकी वजह से उसके पास मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स की जो है वो एग्जिस्टेंस होती है। यहाँ पे हमने कहा था रिकॉग्नाइज दैट हाइड्रोकार्बन्स आर कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, recognize that alkanes are simplest hydrocarbon with no functional group, interpret general formula, structure formula displayed and skeletal formula। अब ये याद है, जनरल फॉर्मूला हमारे पास CnH2n, स्ट्रक्चर फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है जो हम खोल के बनाते हैं, ठीक है। डिस्प्लेड फॉर्मूला हमारे पास, कंडेंस फॉर्मूला को भी डिस्प्लेस फॉर्मूला हमारे पास कहते हैं। स्केलेटल फॉर्मूला हमारे पास क्या होता था, जिसमें हम लोग सिर्फ क्या बना देते थे वो, और वर्टेक्स के ऊपर और कोऑर्डिनेट्स के ऊपर हमारे पास कार्बन एग्जिस्ट कर रहे होते थे। डिस्क्राइब द यूज ऑफ सिस्टमैटिक नोमेनक्लेचर ऑफ एलिफेटिक हाइड्रो एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते थे, इसमें स्ट्रेट चेन भी आ जाते थे, ब्रांच चेन भी आ जाते थे, साइक्लिक भी आ जाते थे, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड बोथ एक्सक्लूडिंग बेंजीन। फिर हमने उनकी नोमेनक्लेचर्स पढ़ी, हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पढ़ा, एम्पिरिकल फॉर्मूला पढ़ा। एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट किया था,
कि परसेंटेज को डिवाइड कर देते थे उसके एटॉमिक मास से, हमारे पास रेशियोज आ जाती थी। अगर वो रेशियोज होल नंबर में नहीं होते थे, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती थी उससे हम सबको क्या कर देते थे, डिवाइड कर देते थे। अगर अभी भी वो होल नंबर में नहीं आता था, तो हम सबको क्या कर देते थे, किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर देते थे कि वो किस में कन्वर्ट हो जाए, होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। और एम्पेरिकल फॉर्मूला हमारे पास क्या होता था, सिंपलेस्ट होता था। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे पास क्या होता था, एक्चुअल होता था। और मॉलिक्यूलर एक्चुअल फॉर्मूला n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला के इक्वल होता था। और ये n हम कैसे फाइंड आउट करते थे, मॉलिक्यूलर जो भी उसने वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर दी हुई है, डिवाइडेड बाय जो एम्पेरिकल, फॉर एग्जांपल सी एच इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला, तो 12 13 से मैं इसको क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। हमेशा मेरे पास होल नंबर ही आता है, कोई और नंबर नहीं आता। अगर कोई और डेसिमल में नंबर आ रहा है ना, समझ जाना तुमने गलत न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स पुट कर दिए हैं। फिर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सिंगल बॉन्ड होते थे, अनसैचुरेटेड कौन से होते थे, जिसमें डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा होता था। होमोलिटिक हमारे पास कौन से होते थे, होमोलिटिक फिशन हमारे पास क्या था, कि जिसमें सेम टाइप के एटम्स क्या होते हैं, फ्री रेडिकल्स फॉर्म करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड इक्वली डिवाइड होता है दोनों में। हेट्रोलिटिक के अंदर हमारे पास क्या होता था, दो डिफरेंट एलिमेंट्स जिनके दरम्यान में इलेक्ट्रोनेगेटिवली डिफरेंस है, और कोवलेंट बॉन्ड इक्वली स्प्लिट नहीं होता। उसके रिजल्ट में हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल बनते हैं। फ्री रेडिकल क्या होता था हमारे पास, जिसके पास क्या होता है, अनबॉन्डेड पेयर होता है। इनिशिएटिंग अनबॉन्डेड। रिएक्शन कौन से होते थे, जो इन द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन रिएक्शंस होते हैं। प्रोपगेशन क्या होते हैं, वो जो उसको लेके चलना। टर्मिनेशन में हमारे पास कौन सा आता था, स्टॉप कर देना, कि जो फ्री रेडिकल्स हैं वो दे विल रिकम्बाइन विद ईच अदर और हमारे पास न्यूट्रल कंपाउंड्स दे देंगे। न्यूक्लियोफाइल हम किसको कहते थे, जो इलेक्ट्रॉन अबंडेंस में होता था। और इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होता था, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता था हमारे पास। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में हमने क्या पढ़ा था, अल्केन का फॉर्मूला पढ़ा था। उसमें क्लोराइड आयन आके उसके साथ क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है, और साथ में हमारे पास क्या बन जाता है, HCl बन जाता है। न्यूक्लियोफाइलिक एडिशन के अंदर हमारे पास क्या होता था, कि फॉर एग्जांपल HBr जो है वो उसके अंदर आके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन के अंदर भी हमने वही चीज पढ़ी थी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन और रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में हम लोगों ने वही बात पढ़ी थी। बस ये था कि जो हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हैं, उनको हम इन पर्टिकुलरली किन 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 केसेस के लिए डिस्कस करते थे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हमने किसके लिए डिस्कस किए थे, डबल बॉन्ड्स में आते थे, अल्कीन्स के लिए आते थे। एलिमिनेशन रिएक्शंस हमारे पास नॉर्मली वाटर की रिमूवल के साथ आते थे, और हमारे पास अल्कीन फॉर्म होता था उसमें। ये नाम याद रख लो ना, तो रिएक्शन साथ में याद हो जाएंगे। फ्री रेडिकल किसका है, अल्कीन का रिएक्शन, उसमें HCl बनेगा। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर हमारे पास HBr ऐड हो रहा है, किसके अंदर, अल्कीन के अंदर। एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है, वाटर की रिमूवल हो रही है और अल्कीन फॉर्म हो रहा है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर फॉर एग्जांपल NaOH को आप जो है वो हेलाइड के साथ रिएक्ट करवाओगे, हमारे पास NaCl और अल्कोहल बन जाएगा हमारे पास। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हमारे पास सब कुछ ऐड होगा, कुछ भी नहीं होगा इन द प्रेजेंस ऑफ वो। हाइड्रोलिसिस में हमारे पास क्या होता था, वाटर की एडिशन होती थी। और रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता था, ऑक्सीडेशन वाले के अंदर हाइड्रोजन का रिमूवल होता था, और रिडक्शन में हाइड्रोजन की एडिशन होती थी। बाकी चेन, पोजिशनल, फंक्शनल, मेटा एंड टॉटोमेरिज्म में तो कोई डिफिकल्टी नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दीज? यस, यस सर, समझ रहा That is the end of this chapter.